बच्चों वेट करें और बच्चे आ रहे हैं, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेट करें स्टूडेंट्स। बच्चों वेट करें अभी और बच्चे लाइव आ जाएं, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कई सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। ओके, कई सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए, इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका डेटा। डेटा क्लियर है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आंकड़े। बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे। ओके, आंकड़े। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग बेटा कि एक्चुअल में ये जो डेटा होता है वो एक्चुअल होता क्या है। डेटा मीन्स एक तरीके के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन होती है। डेटा आपका इंफॉर्मेशन होती है, वो भी एक तरीके से सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेना तो वो सेट बन जाएगा। मीन्स डेटा इज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक तरीके से क्या होता है, सेट होता है। क्लियर है। अब ये जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, दो तरीके की होती है। ओके, डेटा आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। दो तरीके के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, प्राइमरी की हिंदी बता देते हैं। प्राइमरी को बोलते हैं प्रारंभिक आंकड़े और सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। ओके, अब बहुत ध्यान से दो बेटा, प्राइमरी होता क्या है, प्राइमरी डेटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्ची मुन्नी है, क्लास में, मान लीजिए वो किसी भी क्लास में है और उसका टेस्ट चल रहा है। क्लियर है। अब वो बच्ची टेस्ट दे रही है और मैं वहां खड़ा हूं। उस बच्ची ने 3 घंटे टेस्ट दिया, मैं वहां 3 घंटे खड़ा रहा। अब उस बच्ची ने टेस्ट दिया, उसके कुछ मार्क्स आए होंगे, तो वो जो मार्क्स हैं वही एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन, जो वो मार्क्स हैं, वो जनरली हमने उसको अपने से, मतलब मेहनत से, अपनी मेहनत से, खुद से वो आंकड़े बनाए कि हाँ बेटा आप एग्जाम दो, मैं देखूंगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा जो
खुद से बनाए जाते हैं। ठीक, खुद से बनाने का मतलब अब हम वहां पर थे, हम देख रहे थे, हम मींस मुन्नी ने एग्जाम दिया और उसके कितने मार्क्स आए, खुद से बनाए। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होते हैं? ठीक है, हिमसेल्फ मतलब अपने से बनाए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी मतलब किसी पर्सन के द्वारा फर्स्ट हैंडल डाटा भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? अच्छा, जबकि सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी वाले में मतलब जैसे कि ये जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो किसी सोर्स से ले लिए जाते हैं। सोर्स का मतलब हमने न्यूज़पेपर से कोई इंफॉर्मेशन ले ली, बुक्स से कोई इंफॉर्मेशन ले ली। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए हम मुन्नी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुन्नी का एग्जाम चला बट मैं वहां नहीं हूं, कोई दूसरा टीचर वहां है, तो उस टीचर के लिए जो उसके मार्क्स होंगे वो प्राइमरी होंगे, बट मेरे लिए क्या होंगे? वो मार्क्स सेकेंडरी होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन से ले ली। ठीक है, मैं वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था, मैंने वो 3 घंटे वेस्ट ही नहीं किए जब तक मुन्नी ने एग्जाम वहां दिया। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी डेटा होता है वो सोर्सेस से आता है, सोर्सेस से आता है। ठीक है, इजी होता है इसको इकट्ठा करना, जबकि जो प्राइमरी डेटा होता है उसका उसको रिसर्च करने वाला वो खुद इंसान होता है, जिसके पास मतलब फर्स्ट हैंडल डाटा होता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो इसको हम बोल देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर himself, जबकि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेस, यदि किसी सोर्स से डेटा उठा लिया जाए तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, और खुद से डेटा को बना दिया जाए वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। प्राइमरी डेटा के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी होती। जैसे कि मान लीजिए हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, वैसे तो बच्चे तो अपने पास 1000 हैं टोटल, हम लोग देखें इंस्टीट्यूट में, तो वो 1000 बच्चे हमने क्या किया, उनका टेस्ट रखा और 3 घंटे का, कितने घंटे का? 3 घंटे का, और हम वहां खड़े रहे, फिर उनके जो मार्क्स आए उनको हमने कलेक्ट किया, तो ये हमारे लिए क्या है? प्राइमरी डेटा है। जबकि मैं क्या करूं, मैंने 3-4 बंदे लगा दिए और मैं बोलूं कि भाई आप लोग इनका टेस्ट लेना इनका, और उसके बाद आपको क्या करना है, हमें उनकी इंफॉर्मेशंस देनी है। तो अब वो जो डेटा होगा, क्योंकि हमने दूसरों से डेटा ले लिया, वो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर है? प्राइमरी किसके लिए? जो वहां पर थे प्रेजेंट टाइम, जो उस समय उनका टेस्ट ले रहे थे, उनके लिए प्राइमरी हो गया। क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चों। फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट लें, और यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कमेंट करके बच्चा पूछ सकते हो। आई थिंक ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। डेटा का मतलब सिंपल सी भाषा में, डेटा एक इंफॉर्मेशन होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेटा 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ऐसे डेटा जो खुद से बनाए जाए रिसर्चर के द्वारा, तो वो प्राइमरी कहलाएंगे, और ऐसे डेटा जो दूसरे सोर्सेस से उठा लिए जाए वो सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। क्लियर है? एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट है? या डाउट नहीं है तो सर वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही बेटा, ये आप में क्या हो सकता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं वीडियो ब्लर हो रही है, तो आप में बेटा उधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ब्लर हो रही है। यदि बेटा इतना आपको सभी को समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट कर दें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। जिन बच्चों में वीडियो ब्लर हो रही है या क्लियर नहीं आ रहा, तो उनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके बेटा, चलिए, हाँ बहुत सारे बच्चों में क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। कई सारे बच्चे हैं इसमें, सार्थक गुप्ता, विकास, अनंत, और कोई एक टीचर भी पढ़ रहा है। चलो ठीक, अच्छी बात है, पढ़ो भाई, है ना। आदित्य, कामिनी, अमन, प्रियांशी, रंजीत,
कुलदीप, निखिल, सूरज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। चलिए ये जो अपने पास डेटा थे इनके बारे में और डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग हैंडल करने वाले डेटा वो किस तरीके का है, क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो उसमें किस तरीके के डेटा हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जो हैंडल करने वाले हैं डेटा वो दो तरीके के, अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है आपका ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा। अब दो बेटा, अनग्रुप्ड को हिंदी में कहते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, जबकि ग्रुप्ड को कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। दो तरीके के डेटा हम लोग हैंडल करने वाले हैं, ग्रुप्ड वाले और अनग्रुप्ड वाले। अब अनग्रुप्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, उनमें से फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आ गए कुछ भी x1, सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स आ गए x2, थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स आ गए x3, रैंडमली सभी के n स्टूडेंट्स थे सभी के हमने मार्क्स लिख दिए। ओके, जितने भी बच्चे थे रैंडमली सबके लिख दिए, तो ये क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है। जबकि ग्रुप डेटा में क्या होता है कि हमने कहा कि 10 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के आ गए, 15 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स के आ गए, तो ये ग्रुप में बोल रहे हैं कि 10 बच्चों के कितने नंबर आए, 25 बच्चों के कितने नंबर आए, जबकि यहां पर इंडिविजुअल ये डेटा है, मुन्नी के इतने आ गए, सलमान के इतने आ गए, कैटरीना के इतने आ गए, और मोदी के इतने आ गए, माया के इतने आ गए, ममता के उतने आ गए। ये इंडिविजुअल डेटा है, ठीक है, ये ग्रुप्ड नहीं है, अलग अलग है, सबका अलग अलग डेटा है। जबकि यहां पर क्या हमने कहा कि भाई मुन्नी के भी 50 आ गए, नरेंद्र मोदी के भी 50 आ गए, और आपके कौन से सीएम अपने यहाँ के यूपी के योगी जी, उनके भी 50 नंबर आ गए, मायावती के भी 50 आ गए, अखिलेश के भी 50 आ गए, ऐसे करीब 100 लोग थे जिनके 50-50 नंबर आ गए। तो हम उसको ग्रुप्ड में बोलेंगे कि 100 प्राणी ऐसे हैं जिनके 50 नंबर है, और कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, मान लेते हैं कि 120 प्राणी ऐसे हैं जिनके 200 नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप में बोल रहे हैं। क्लियर है, ये क्या था, इंडिविजुअल था एक तरीके से। तो ग्रुप दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है आपका डिस्क्रीट, ठीक है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये होता है आपका सतत आवर्ती वितरण, इसको बोलते हैं सतत आवर्त वितरण, और इसको बोलते हैं असतत आवर्त वितरण। क्लियर है, अब बहुत ध्यान से देखना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें आपको एक टेबल दी होती XI और FI में। जैसे हम बोले कि आपके 25 मार्क्स आ गए 10 स्टूडेंट्स के, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं FI, और ये XI का मतलब है मार्क्स हैं। 24 स्टूडेंट्स आ गए आपके 12 स्टूडेंट्स के, मतलब 25 नंबर 10 बच्चों के, 24 नंबर 12 बच्चों के, ऐसे ही कुछ मान लेते 21 मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स के 21 मार्क्स। तो ऐसे डेटा जो XI और FI में होते हैं, मींस मार्क्स गिवन होगा और उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता गिवन होगा कि वो मार्क्स कितनी बार आए। 25 नंबर कितने लोगों के आए, 10 लोगों के। 24 नंबर कितने लोगों के आए, 12 लोगों के। 21 नंबर कितने लोगों के आए, 15 लोगों के। तो ये ग्रुप में है, ग्रुप में इंफॉर्मेशन है।
तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, असतत है ये, क्लियर है। जबकि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, क्लास इंटरवल, और इधर आपको ये फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। अब क्लास का मतलब जैसे बोला जाए 0 से 10 के बीच में नंबर 5 बच्चों के हैं, 10 से 20 के बीच में नंबर 4 बच्चों के हैं, 20 से 30 के बीच में नंबर 7 बच्चों के हैं। मींस 0 से 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 10 से 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 20 से 30 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के। तो आप यहां पर देखिए एक इंटरवल दे रखा है, ओके, और उधर वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यदि इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में 2 तरीके के डेटा हैंडल करेंगे, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में बात करें इंडिविजुअल, उनकी इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं, जबकि ग्रुप्ड वाले में उनको ग्रुप करके बोला जाता है, उनकी ग्रुप करके इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अच्छा 10 लोगों के 25 नंबर, 12 लोगों के 24 नंबर, इधर 0 से 10 के बीच में जो नंबर है 5 लोगों के, इस तरीके ग्रुप में, क्लियर है। फटाफट इसको नोट कर लें, ओके, फटाफट स्पीड में नोट कर लें। आदित्य बेटा, हाँ बेटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है, यदि आप यहां से भी कैरी कर लोगे तब भी समझ में आएगा, ओके। फटाफट नोट कर ले बच्चों इसको। ओके, यदि सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग क्लियर का, आप लोग कमेंट करें क्लियर, ओके, यस सर क्लियर है, इस तरीके से कमेंट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, राज, प्रियम, इन बच्चों को क्लियर हो चुका है। यदि किसी बच्चों को क्लियर नहीं है तो वो बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यस सर एक बात फिर से बता दीजिए अनग्रुप्ड वाला क्या है। ओके, कई सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया है, क्लियर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मक्खन हो गया, बेटा मक्खन अपने पास रखो, है ना, आप अच्छे से पढ़ो। एक बच्चा है वरुण, वो कह रहा है सर मेरे इंटीग्रेशन छूटा हुआ है, क्या आप कोचिंग में कराएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, 16 के बाद शायद कोचिंग ओपन हो जाएंगी तो हम आपको कराएंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक इसको रफ करते हैं, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, जनरली जो हम लोग चैप्टर हैंडल कर रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, ओके। हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अब बेटा इस चैप्टर में हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, किस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो देखना है, क्लियर है। दो बेटा, एक तो हमने बात की डेटा की इसमें अभी तक, ठीक है, कि डेटा कितनी तरीके का होता है और क्या होता है, ठीक है। अब होता क्या है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, ये बहुत ही अपनी इंडस्ट्री, जो अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल यदि हम आपके चैप्टर्स में देखें तो प्रोबेबिलिटी में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लियर है। अब इसमें दो स्टैटिस्टिक्स में बेटा हम लोग करते क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने क्या किया, मुन्नी का डेटा ले लिया, मोदी का ले लिया, ममता का ले लिया, और प्रियंका का ले लिया, और सलमान का ले लिया डेटा, ओके, और आमिर खान का डेटा ले लिया, और अभी किसकी विक्की कौशल, ओके, उसका डेटा ले लिया कि उनके कितने नंबर्स आए थे 12th में, ओके। तो इस तरीके से मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, जरूरी नहीं इनके ही डेटा की बात करें, ओके।
तो हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो सबसे पहले तो कलेक्ट कर लेना है। अब कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है डेटा की हमें एनालिसिस करनी है। डेटा की एनालिसिस कि मुन्नी के कितने मार्क्स हैं, अच्छा मुन्नी कैसी थी पढ़ने में, या कुछ इस तरीके की एनालिसिस करनी है। और थर्ड स्टेप है कलेक्ट और एनालिसिस करने के बाद अपना जो टाइम आता है वो रिजल्ट देने का टाइम आता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। मींस मुन्नी, कैटरीना और आपका प्रियंका, मोदी, इनमें सबसे अच्छा पढ़ने में कौन था। तो वो एनालिसिस करके ही तो चीजें ला सकते हैं कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, देन एनालिसिस की, फिर हम कोई रिजल्ट देंगे कि हाँ जो सबसे बेटर था मोदी, प्रियंका और कैटरीना सब में ना, सबसे बेटर कौन था, मुन्नी पढ़ने में थी, है ना। तो ये रिजल्ट लास्ट में देते हैं। अब होता क्या बेटा, ये तो अपना पहला स्टेप हो गया एक तरीके से कि डेटा को हम लोग हैंडल करें, मींस कलेक्ट करें, एनालिसिस करें, देन रिजल्ट दें। अब ऐसा करने के बाद हम लोग इस चैप्टर में देखते क्या है, देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी वी स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की हम लोग स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी। किसकी सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा थे उनके सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी करते हैं। दूसरा एक और स्टडी करते हैं, जनरली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में वो सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड आते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मीन। हम लोग इस चैप्टर में मीन को इवेलुएट करेंगे। मीन ना एक डेटा की ना सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। दूसरा मीडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। मीन, मीडियन, ओके, मीन हो गया, मीडियन हो गया। देन मोड की भी बात इसमें करते हैं, ओके, मोड जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक, बहुलक, ओके। मीन्स इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। जो भी डेटा है उनके सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, मीन, मीडियन और मोड की हेल्प से। यहां पर जो मीन होंगे वो तीन तरीके के होंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और भी मीन होंगे, वेटेज मीन भी होगा और आपका कंबाइंड मीन भी होगा, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ओके। अच्छा, इस चैप्टर में एक तो ये हो गया कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा वी स्टडी अबाउट डिस्पर्जन, हम लोग डेटा के डिस्पर्जन के बारे में भी स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब यहां पर वेरिएंस, वेरिएंस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में स्टडी करेंगे। रेंज के बारे में, रेंज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जैसे जैसे ये हेडिंग्स हम लोग स्टडी करेंगे वहां पर इनकी हिंदी भी देखते जाएंगे, ओके। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। डिस्पर्जन कहां कहां से मिलता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पता चलता है। जबकि सेंट्रल टेंडेंसी किन से पता चलती है, मीन, मीडियन और मोड से पता चलती है। क्लियर है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि वो जो डेटा है वो कैसे स्प्रेड है,
कितना स्प्रेड है, उनके स्प्रेड होने के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जबकि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब उनके जो मिडिल वैल्यूज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में हम लोग हैंडल क्या करने वाले हैं। हैंडल करने वाले डेटा को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा मतलब कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन उसका रिजल्ट देंगे। रिजल्ट कौन सा होगा, उसके सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में या फिर उसके स्प्रेड होने के बारे में। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन मीडियन मोड को देखेंगे, जबकि स्प्रेड होने के बारे में मतलब डिस्पर्जन में हम लोग वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे। और भी एक दो हेडिंग्स होंगी इसमें, मीन में इंटरनल हेडिंग्स होंगी और भी इनमें बहुत सारी हेडिंग्स आएंगी जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो बच्चे लिख रहे होंगे लिख लें फटाफट। यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा फटाफट, यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, दीपक बच्चा कह रहा है सर एक बार बता दीजिए स्टडी अबाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है बेटा कि वो जो हमारे जो डेटा है वो कैसे फैले हुए हैं, ठीक है, मतलब उसका जो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, या उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, कितना वो डेविएट हो रहे हैं आपस में सेंट्रल वैल्यू से, तो वो ये सब यहां पर डेविएशन वगैरह यहां पर पता चलेगा। मतलब डिस्पर्जन का मतलब कैसे फैले हुए हैं, है ना डेटा। ओके, और किसी को कुछ पूछना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। इसको रफ करते हैं फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए अभी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मीन के बारे में। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की मीन। जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं माध्य। हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? माध्य। ओके, मीन जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्य। चलिए अब हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। टाइप 1, टाइप 1 है जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने वाले हैं। अनग्रुप्ड डेटा, जो अनग्रुप्ड डेटा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, उनके मीन, उनका माध्य निकालना है बच्चों, ठीक है। अब बेटा होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास x1, x2, x3 डैश डैश डैश, आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, n डेटा है, और इन डेटा का आपको मीन निकालना है। तो मीन को हम लोग माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जितने भी डेटा हैं, आप इनको ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपॉन जितने ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया गया है अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा, मींस समीशन के टर्म में लिख सकते हैं, एक्स आई की वैल्यू वेरी करेगी 1, उसके बाद 2, फिर 3, कहां तक जाएगा? n तक। आई गोज फ्रॉम 1 टू n अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर ऐड किए गए हैं। तो होता क्या है, अनग्रुप्ड डेटा का यदि आपको मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको ऐड करना पड़ेगा अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हो गया आपका समीशन ऑफ ऑल xi अपॉन n। क्लियर है? इसी पर बेस्ड एक हम लोग बेटा क्वेश्चन लेते हैं, ओके, अपनी वर्कशीट का। चलिए इसमें आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर,
डैश 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 एन स्क्वायर। आपके पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आप काउंट करके देखो 1 2 3 एन ऑब्जर्वेशंस है, देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस। और ऐसा बोला गया है इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको दे रखा है, मीन इज 46n बाई 11। इन ऑब्जर्वेशंस का ये डेटा थे, अनग्रुप डेटा थे। इन डेटा का मतलब इन ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन गिवन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप n की वैल्यू कैलकुलेट करें कि n की वैल्यू क्या होगी। ओके, वी नो दैट मीन का हमें फॉर्मूला पता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सारे ऑब्जर्वेशंस ऐड कर दीजिए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 1 स्क्वायर है, सेकेंड 2 स्क्वायर है, थर्ड 3 स्क्वायर है, डैश 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 nth वाला n स्क्वायर है अपॉन में। ये तो सारे ऑब्जर्वेशंस का हमने सम कर लिया। अपॉन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? n। आप काउंट करके देखें 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। और इस मीन की जो वैल्यू दे रखी, ये तो हमने इवेलुएट की कि सारे ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो मीन की वैल्यू आई। बट उन्होंने दे रखा है मीन कितना बेटा है? 46n/11, ये मीन दे रखा उन्होंने। ओके, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। अब अपने पास ये एक इक्वेशन बन गई, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, तो इस सीरीज का सम तो हर एक बच्चे को आता होगा, यदि नहीं आता है तो अभी इस समय इसको याद कर लेना है। वैसे सीक्वेंस सीरीज में आपको बताया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का जो सम होता है वो n+1 2n+1/6 होता है। क्लियर है? और ये पहले से n पहले से लिखा हुआ था, उस साइड लिखा हुआ है 46n/11। आप इस n को इस n से कैंसिल कर दीजिए, इस 6 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 11 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप लोग सिंप्लीफाई करके देखें, फटाफट रेस्पॉन्स करें कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। फटाफट ये रेस्पॉन्स आपसे चाहिए बच्चों। चलिए, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, ठीक है, जिसमें रेस्पॉन्स मैं आपका देखता। ओके, चलिए अभी इसको मैं ऑन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इसमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। 22n स्क्वायर माइनस का 243n प्लस 11 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, इट मींस इसमें n की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स निकलेंगे। तो सबसे पहला टारगेट होता, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली है ना, उसका हम लोग उसके फैक्टर्स कर लें। तो फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। आप इसके फैक्टर करें तो आई थिंक n-11 22n-1 निकल के आएगा। आप लोग इसके फैक्टर्स करके देखिएगा। यहां से n की वैल्यू आपकी 11 निकल के आ जाएगी और यहां से n की वैल्यू 1/22 निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू तो आपकी रॉन्ग हो गई कि n फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, 1/22 टर्म्स तो हो नहीं सकते भाई। तो ये जो n है वो अपना कितना होगा? n = 11। तो अपना जो आंसर निकल के आ गया वो n = 11 निकल के आ गया। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ओके, तो फटाफट आप इसको नोट कर लें, फटाफट स्पीड में नोट करें, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके, दूसरा एग्जांपल ले सके। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। आदित्य, अविनाश, निखिल, सभी ने 11 आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। आज कई सारे बच्चे लाइव हैं, अच्छा लग रहा है देख के, और बिल्कुल प्रॉपर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे। आयुष, सिमरप्रीत सिंह, वेरी गुड बेटा। अविनाश, सभी का आंसर 11 आ रहा है, वेरी गुड। आदित्य, प्रियांश गुप्ता, यादव प्रियम, अभय प्रताप, अनमोल, अंकित, ओके, कामिनी,
अनंत। ओके, कई सारे बच्चों का आंसर 11 आ चुका है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। तो ये टाइप 1 था। टाइप 1 में हम लोगों ने क्या सीखा? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस थे, मींस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशंस का सम करें अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशंस थे इनका मीन दे रखा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताने थे, तो इनका हमने अपनी तरफ से मीन निकाला। जो दे रखा था दोनों इक्वल होने चाहिए, हमने कैलकुलेट किया, n की वैल्यू 11 आ गई। ओके, यही पूछा गया था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले जिससे कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। चलिए अब इसी में बेटा सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन होगा टाइप 2 पर बेस्ड होगा। टाइप 2, देखिए इसके पहले जो मीन हम लोगों ने देखा वो अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का था। अभी ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले। अब बेटा इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपको xi और fi के बीच में एक टेबल दे रखी होगी। ओके, जैसे xi में x1 दे रखा है, इधर f1, x2 f2, डैश 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 डैश, ऐसे डैश डैश बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस इसमें दे रखे होंगे, x3 f3 x4 f4। ओके, तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें xi और fi को मल्टीप्लाई करना होता है। xi और fi को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ओके, फिर इसमें जो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi। ओके, मींस ये जो xi fi की वैल्यूज आएंगे, जैसे xi fi कैसे निकलेगा, x1 f1 को मल्टीप्लाई करने पर, xi fi कैसे निकलेगा, x2 f2 को मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे ही x3 f3 को मल्टीप्लाई, x4 f4 को मल्टीप्लाई करके जितनी भी वैल्यू आएगी इसके सामने आप उनको सबको ऐड कर दीजिए। सारी जितनी भी एक्साइज आएंगी सबको ऐड कर दें, और जितने भी fi हैं उनको भी आप लोग क्या कर दें, ऐड कर दें। तो xi fi के प्रोडक्ट का सम अपॉन समीशन ऑफ fi। ठीक है, यहां से आपके मीन की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, ऐसा क्यों करते हैं, xi और fi का प्रोडक्ट क्यों करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। जैसे हमने कहा 5 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स के, 10 बच्चों के 5 नंबर हैं। ठीक है, मतलब एक बच्चे का 5 नंबर है, ऐसे 10 बच्चे हैं। ऐसे कितने बच्चे, 10 बच्चे जिनके 5-5 नंबर्स हैं। तो टोटल यहां पर 10 बच्चे, टोटल नंबर कितने हो गए, 50। एक बच्चे के 5 नंबर तो 10 बच्चों के 50। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि टोटल मार्क्स निकल आए। तो टोटल मार्क्स का ही तो बेटा हम लोग मीन लेते हैं। बस नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, आपको सीधे सीधे ये याद रखना है, xi fi आपको गिवन है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लियर है, ये मीन निकालने का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये मीन का फॉर्मूला कब होगा, ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में, वो भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए एक इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में है क्या और कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले ले। इसी चीज को हम आगे समझाने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि ये चीज आपको समझ में आए। यहां तो बस केवल हमने फॉर्मूला लिख के दिखाया है कि जो आपका मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लियर है, चले इसको रफ करते हैं, एक इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसमें
एक्सआई और एफआई, एक्सआई और एफआई के बारे में दे रखा है। एक्सआई 5 है, एफआई 10 है, सॉरी एक्सआई 5 है तो एफआई की वैल्यू 7 है। 10, 4, 15, 6, 23, 25, 5। आपको एक्सआई की वैल्यूज दे रखी हैं, आपको एफआई की वैल्यूज दे रखी हैं। जब एक्सआई और एफआई गिवन होता है तो हम लोग बोलते हैं ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है। आपको इसमें क्या करना होता है, मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ एक्सआई एफआई अपॉन समीशन ऑफ एफआई करना होता है। यहां पर समीशन ऑफ एक्सआई एफआई का मतलब एक्सआई और एफआई को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दें। तो एक्सआई और एफआई को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 20 इंटू 3 को मल्टीप्लाई, 25 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 5 इंटू 7 35 होता है, 10 इंटू 4 40 होता है, 15 इंटू 6 90 होता है आपका, 20 इंटू 3 60 होता है और ये आपका 25 इंटू 5 ये आपका 125 होता है। तो ये आपकी एक्सआई और एफआई की वैल्यूज आ गई, इनके प्रोडक्ट मतलब इनके प्रोडक्ट की वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो एक्सआई एफआई की जो वैल्यूज आई हैं सभी वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है। तो इनका सबका सम करना है, 35, 40, 90, 60, 125, इनका सभी का यदि एडिशन करें तो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 350 निकल के आएगा। आप लोग ऐड करके भी देख सकते हो। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। जो एफआई है इसके भी सम की जरूरत पड़ेगी। तो ये जितने भी एफआई है 7, 4, 6, 3, 5 इनका सबका भी एडिशन करते हैं। तो इनको आपस में ऐड करोगे तो ये टोटल 25 निकल के आएगा। क्लियर है? तो चलिए अभी हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये जो एक्सआई एफआई के प्रोडक्ट का ये जो सम है ये टोटल कितना आ गया, 350 अपॉन में ये जो एफआई का सम है ये टोटल आपका 25 है। आप इसको कैंसिल करके देखो टोटल ओवरऑल तो ये आपका निकलेगा 14। ओके, एक बार मैच कर लें, आप लोग भी कैलकुलेट कर लें क्या कैलकुलेशन सही है। यस सही है तो करेक्ट का कमेंट करें फटाफट। आप लोग ऐसे कमेंट करें यस सर करेक्ट है। ओके, चलिए फटाफट आप लोग नोट करें, अपने से कैलकुलेशन भी देख लें क्या पूरी कैलकुलेशन सही। यदि कहीं पर प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट करें। ओके, स्पीड में फटाफट बच्चों अपने से नोट करें। ओके, रिमझिम बच्चे ने बोला यस सर करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, प्रियांशु ओके, बहुत सारे बच्चे, विवेक, आयुष, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। ओके, रिमझिम, अपेक्स एकेडमी आप भी पढ़ो बेटा, ठीक है। युवराज, कामिनी ओके, सूरज, न्यू रिंगटोन, ये नाम बेटा चेंज कर लो जिससे कि आपका नाम पता चल सके। नीरज, राजकुमार बहुत अच्छा नाम है, ये तो हीरो का नाम है। अंकित, आयुष ओके, सब कह रहे हैं यस सर सही है, मतलब आपने कोई गलती नहीं की है। ओके गुड। आदित्य, शैनी, दीपक, प्रियांश गुप्ता ओके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। ओके, कमेंट देखने के लिए मुझे फोन के पास जाना पड़ रहा है जहां चार्ज हो रहा है। चलिए टाइप 3 देखते हैं हम लोग बेटा। ओके, हम लोग थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं बेटा। हम लोग क्या, मैं डाल लेता हूं उसके बाद पढ़ाता हूं। बहुत मजा आएगा, अच्छे से आप लोग घर पे बैठ के पढ़ें। ओके, और मैं यहाँ घर से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ऑफलाइन भी क्लास हम लोग चलाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। ओके
ऑफलाइन क्लास किसी की चले या ना चले, लेकिन अपने लोगों की चलेंगी। ओके, बट अभी क्या है, अभी 16 तक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें टाइप 3 हम लोगों को मीन निकालना है। टाइप 3 चलिए, इसमें हम लोग जो मीन निकालेंगे वो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का, ग्रुप्ड डेटा होंगे। बट इसके पहले हम लोगों ने ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, अभी हम लोग लेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इंटरवल्स गिवन होते हैं, और उसमें भी आपका जो मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, उसमें भी एक्स बार का मतलब होता है समीशन ऑफ एक्सआई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। डायरेक्ट यही सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है मीन निकालने के लिए। ओके, तो इस टाइप को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि ज्यादा अच्छा फील आएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। बेटा, आपको इसमें मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स, और यहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी एफ आई। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। ओके, अब जो मार्क्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 0 से 10। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 10 से 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 20 से 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। 30 से 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। 40 से 50 जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। आप लोग एक बार देख लें, क्वेश्चन समझ लें। मार्क्स का मतलब आपको इंटरवल्स दे रखे हैं। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 5 लोगों के हैं। 10 से 20 के बीच में 8 लोगों के हैं। 20 से 30 के बीच में 15 पर्सन्स के हैं। 30 से 40 के बीच में 16 पर्सन्स के हैं। 40 से 50 के बीच में 6 पर्सन्स के हैं। तो अब बेटा देखो, इसमें एफ आई तो दे रखा है, और ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सआई निकालने का तरीका होता है, ये जो मार्क्स इन दोनों को ऐड कर दो, ये जो इंटरवल इनका, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू इसकी एंडिंग वैल्यू ऐड करें। 0 + 10 10 हुआ, 2 से डिवाइड कर दें तो 5 बचा, ये मार्क्स आ गए। इनको ऐड करें, 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 बनेगा। आप देख ले गैप कितने का है, गैप 10 10 का है। जितना गैप है सीधे वही ऐड करते चले जाए। 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45। आप चाहो तो एक बार यहां पर क्रॉस चेक भी करके देख लो। 30 + 40 70 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा। आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें मार्क्स मतलब इंटरवल और एफ आई दे रखा था, बट अभी हम लोग देखें, अभी हम लोगों के पास एक्स आई आ चुका है और एफ आई आ चुका है। मींस हमने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मींस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 120 निकल के आएगा। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 375 निकल के आएगा। 16 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 560 निकल के आएगा। 6 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे 270 निकल के आएगा। ओके, तो ये एक्स आई एफ आई की वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यूज हैं उनका सम करना पड़ेगा। ओके, तो इनका सबका सम करते हैं हम लोग। ये जो एक्स आई एफ आई के प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं, इनका जो सम निकल के आएगा वो 1350 निकल के आएगा। 1350। और हमें एफ आई का भी सम करना पड़ेगा। ये जितनी भी एफ आई है 5 8 15 16 6 सभी का सम करते हैं हम लोग, और इनको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपकी 50 आएगी। ओके,
तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई भी आ गया, समीशन ऑफ एफ आई भी आ गया, तो हम लोग वैल्यू इसमें रख देते हैं। वी नो दैट एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई की जो वैल्यू है वो 1350 है और समीशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यू है वो 50 है। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, 1350 को 50 से डिवाइड करोगे तो ये आपका टोटल 27 निकल के आएगा। फटाफट आप इसको नोट कर ले और एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, कहीं धोखे से कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो गई है। यदि कैलकुलेशन सही है तो फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स करें, यस सर करेक्ट है। ओके, चलिए आप लोग नोट करें फटाफट इसको। ओके, बहुत सारे बच्चे तो आंसर कर रहे हैं, प्रियांश, आयुष, दीपक, निखिल, रिमझिम, विकास, आदित्य, यादव, और मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं इतने बच्चे। फटाफट सिमरप्रीत, विवेक, आदर्श, ऋषि, नीरज, सैनी, आयुष, शाहवान। ओके, शाहवान बच्चा भी पढ़ रहा है, भूमिका, नीरज। ओके, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, करेक्ट है, 27 आंसर मैसेज कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पहले ही निकाल लिया। सर पीछे रह गए, गुरु पीछे रह गया, चेला आगे निकल गया। अनंत, वेरी गुड बेटा। गुरु रह गए, चेला आगे निकल गए। ओके, दीपक बेटा ये हंसने वाली भेज रहे हो, हाँ मतलब आगे निकल गए। अरे सर अच्छा, रो रहा है बच्चा है। आयुष, वेरी गुड। एक बच्चा राज है, ये क्या लिख रहा है, टू यू। ओके ओके, 27 लिखो बच्चा। चलिए भाई, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। ये जो टाइप 3 है, टाइप 3 हम लोगों ने क्या देखा, ग्रुप्ड डेटा मींस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी को हम लोग दूसरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यही जो मीन है, कौन, यही मीन हम लोग एज्यूम्ड मीन के मेथड से निकालने वाले हैं। किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन का मेथड। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने वाले हैं, उसके थ्रू मीन निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड कब अप्लाई करें, जब ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हो और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं वो कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, मतलब हम लोग मीन को मान लेंगे, उसके बाद इवेलुएट करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर लिख देते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन, ए आपका माना हुआ माध्य है, एज्यूम्ड मीन है। ओके, समीशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको मार्क्स दे रखे थे, मार्क्स आपको दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको मार्क्स गिवन थे। ओके, चलिए मार्क्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ आई भी गिवन था बट हम लोग यहां पर एक्स आई लिख लेते हैं। ये टोटल वैल्यू 5 आई थी, देन 15 आया था, देन इसके सामने 25 एक्स आई आया था, 35 और ये आपका 45 था। ऐसा हम लोग ये वही सेम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि जिससे अपनी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाए। ओके, आपको सेकंड टाइम आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अच्छा, ये तो हमने मार्क्स इंटरवल से एक्स आई निकाला है बट आपको एफ आई तो गिवन था क्वेश्चन में। अब एफ आई क्या गिवन था बेटा, एफ आई गिवन था 5, 8, 15, 16, 6, ये आपको एफ आई गिवन था। ओके, अब इसमें होता क्या बेटा, हमें एज्यूम्ड मीन मानना होता है। ओके,
क्या मानना होता है? एज्यूम्ड मीन। अब इसमें ए को मानना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन एक तरीके से मिडिल वैल्यू होती है। जैसे ये आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, इसमें कोई एक मिडिल वैल्यू को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था 5 और ये सबसे लास्ट वाला, इनको हटा दिया, 5 को हटा दिया और 45 को हटा दिया। सेकेंड और एंड से सेकेंड वाले को हटा दिया, 15 को भी हटा दिया और 35 को भी हटा दिया। तो आपका बीच में एक ऑब्जर्वेशन बचा 25, इसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। यदि आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन होते तो हम लोग ऊपर वाला मान लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास बचा होता है 15 और 25, तो हम लोग 15 वाले को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, लगभग वैल्यू उतनी ही आती है। ओके, तो हम लोग एज्यूम्ड मीन का मतलब मिडिल वाली वैल्यू मान लेते हैं, ये 25। ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया, मतलब माना हुआ माध्य हो गया। ठीक है, एक ही वैल्यू आ गई। अब इसमें ये DI टर्म यूज हुआ है। अब ये DI क्या है बेटा? DI का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन की इसमें हेल्प लेते हैं। ओके, और ये होता है XI माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन H। XI का मतलब होता है ये जो ऑब्जर्वेशन है वो, ठीक है, माइनस करना जो आपने एज्यूम्ड मीन माना है, अपॉन H का मतलब इसके बीच की जो हाइट होती है, 0 से 10 के बीच की हाइट 10 है, 10 से 20 के बीच में भी 10 हाइट है, मतलब 10 से 0 गया 10 मिल रहा है, 20 से 10 गया 10 मिल रहा, मतलब इनके बीच का गैप, ये H कहलाता है। ओके, तो हम लोग यहां पर DI निकाल लेते हैं। DI का मतलब है, जैसे यहां पर देखें इस ऑब्जर्वेशन के लिए, इसके लिए देखें तो XI की वैल्यू 5 है और FI की वैल्यू 5 है। ओके, तो XI की वैल्यू यदि 5 है तो हमने यहां XI की जगह 5 रखा, माइनस एज्यूम्ड मीन आपका 25 है, अपॉन में H कितना बेटा? 10। आप इसको सॉल्व करें, 5 से 25 गया, माइनस का 20 अपॉन 10, माइनस का 2 बचा। ऐसे यहां पर 15 से एज्यूम्ड मीन गया, अपॉन 10 करोगे तो ये कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। ये वैल्यूज आएंगी -2, -1, 0, 1, 2। आप लोग इसको सॉल्व करके देखना है। एक चाहो तो हम लोग क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए देख लेते हैं, ये 45 है XI की जगह 45 रखा, माइनस एज्यूम्ड मीन 25 है, तो 45 से 25 गया 20, अपॉन 10 करोगे तो 2 बचेगा। देखिए इसके सामने 45 के सामने 2 आ रहा है। अभी हमें DI मिल चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। DI को FI से मल्टीप्लाई करना है। DI को FI से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10, -1 को 8 से करें -8, 0 को 15 से करें 0, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, और इनका सम निकाल लें। देखिए इनका सम यहां पर यूज किया जाएगा। तो DI और FI का जो सम आएगा, ओके, आप निकाल के देखिएगा, ये 10 निकल के आएगा। ओके, DI FI के जो प्रोडक्ट का सम होगा ये 10 निकल के आएगा, और ये जो FI है इसका सम करोगे तो FI का सम आपका टोटल 50 है। ओके, ये 50 निकल के आएगा। चलिए अभी इसमें हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं। X बार मतलब मीन, दैट इज एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन DI FI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। एज्यूम्ड मीन हमने 25 माना था, एज्यूम्ड मीन। FI DI का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 10 है, अपॉन में FI समीशन ऑफ FI 50 है, इंटू H की वैल्यू भी 10 है। आप इनके बीच में गैप देखें तो 10 है। आप इसको सॉल्व करके देखें, इससे ये चला जाएगा। ओके, आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लें फटाफट। 0 से 0 चला गया, 5 10 को कैंसिल करेगा, 2 बचेगा, मतलब ये 27 निकल के आ जाएगा। तो जो मीन निकल के आया एज्यूम्ड मीन मेथड से, ये जो मेथड यूज किया गया है ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हुए किया गया है। तो एज्यूम्ड मीन में जो हम लोग मीन निकालते हैं, A प्लस समीशन ऑफ DI FI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। फटाफट आप इसको नोट कर लें और फटाफट रेस्पॉन्स करें, यस सर क्लियर हो गया है। ओके, फटाफट
फटाफट बच्चों नोट करें। चलिए अब मेरी बात बच्चों समझना है। देखिए अभी हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ाने का मतलब हम आपको हर एक जितने भी कॉन्सेप्ट है हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन जैसे ही ये हमारी थ्योरी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे एज इट इज क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में आएंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें वैसे भी क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं आपको एक बार हिंट करता हूं, अपने सिलेबस अपने जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन से आते हैं। अनग्रुप्ड का मतलब जैसे x1 x2 x3 अप टू xn 95% क्वेश्चंस आपके अनग्रुप्ड से आएंगे। ग्रुप्ड वाले में कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं इसलिए वो क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। हाँ, इनके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो जरूर वो क्वेश्चंस उनको फ्रेम कर देते हैं और वो पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो हमें तो एटलीस्ट कम से कम कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए कि हाँ हमने ये कुछ देखा था कि ये कोई एज्यूम्ड मीन मेथड है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है और ये मीन निकालने का फॉर्मूला ये कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए। ओके, क्योंकि मेंस वगैरह में तो डायरेक्ट शायद समीशन ऑफ DI/FI दे दिया, समीशन ऑफ FI दे दिया और सॉल्व करा दिया, है ना। एज्यूम मीन की वैल्यू भी दे दी, बोला कि मीन निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला तो आना चाहिए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। चलिए इसको रफ करने वाले हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन किसका किसका निकाला? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का और ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का। अब हम लोग निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग टाइप 1 अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन लेंगे। ठीक है, टाइप 1 अनग्रुप्ड डेटा के लिए बात करेंगे कि आपको अनग्रुप डेटा गिवन होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी रैंडम ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे और उनका आपको ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है। ओके, तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए जो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनको सभी को मल्टीप्लाई कर लें। मान लीजिए n ऑब्जर्वेशंस हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ज्योमेट्रिक मीन का आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन कब होता है बेटा ये जब अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे, अनग्रुप्ड डेटा होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने माना कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन 2 है, एक 4 है, 8, 16, 32। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये क्वेश्चन है आपका, और इन ऑब्जर्वेशंस का हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो आई थिंक आप लोग बच्चों ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 और इसकी पावर में हो जाएगा 1 अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 1 अपॉन 5। चलिए फटाफट रेस्पॉन्स करें कि इसका आंसर कितना आ रहा है। देखते हैं इस बार सबसे पहले आंसर कौन करता है।
ये आपका फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशंस थे, उनको मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 अपॉन 5 हो गया। क्लियर है? फटाफट रेस्पॉन्स करें, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ओके, अनमोल तिवारी का आंसर आ रहा है 8। वेरी गुड। और बच्चे आंसर करें। विकास वर्मा बहुत खतरनाक आंसर कर रहे हो बेटा। ओके, सत्यानंद का 8 आ रहा है, भूमिका का 8 आ रहा है, शुभम पटेल का 8, निकिता का 8 आ रहा है, आदित्य 8, विकास वर्मा 8, शुभम पटेल 8। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का 8 आ रहा है। ओके, प्रियम, शुभम, शिवानी, न्यू रिंगटोन नाम है, राज, नीरज, शुभम। ओके, बहुत सारे बच्चों का 8 आ गया है, दीपक। चलिए, तो अभी हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 8। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। वेरी गुड, तो 8 को टिक कर देते हैं। आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। हम मान रहे हैं कि आप सत्य वचन बोल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये आंसर लिख लिया है। ओके, चलिए, इसी में हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इसको रफ करने वाले हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, अभी हम लोग टाइप 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप 2 में ग्रुप्ड डेटा का अभी जो ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे वो ग्रुप्ड डेटा के लिए निकालेंगे। मतलब आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे एक्सआई एफआई वाले। मतलब एक्सआई में जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ही लिख देते हैं। यहां पर आपको एक्सआई में ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17। ये एक्सआई, कुछ एक्सआई की वैल्यूज गिवन होंगी और कुछ एफआई भी गिवन होगा। 2, 5, 13, 7, 3। ओके, आपको ये एक्सआई और एफआई गिवन होगा। जनरली ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक्सआई और एफआई दे रखा है। जब एक्सआई और एफआई गिवन होता है तो जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 है तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी f1 कहलाएगी। तो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, डैश डैश xn की पावर fn, और इसकी पावर में 1 अपॉन n होगा। इसकी पावर में 1 अपॉन n हो जाएगा। ओके, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखें, ये कैपिटल N का मतलब क्या है? कैपिटल N का मतलब है समीशन ऑफ fi, जितने भी fi हैं उनका सबका सम। चलिए एक बार बहुत ध्यान से देखें, xi की पावर fi हम लोग करते हैं, जितने भी xi की पावर fi है सबका प्रोडक्ट। एक तरीके से इसको शॉर्ट में और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है पाई, पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। xi की पावर fi, जितने भी xi की पावर fi हैं, दो ये फर्स्ट वाला x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई करना, मतलब पाई। ठीक है, जितना भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए फिर उसकी पावर में लिख देना 1 अपॉन समीशन ऑफ fi। n का मतलब समीशन ऑफ fi। तो चलिए देखते हैं, x1 आपका 13 है तो ये 13 की पावर 2 आ जाएगा, ये 14 की पावर 5 आ जाएगा, ये 15 की पावर 13 आ जाएगा। खतरनाक कैलकुलेशन बनेगी बच्चों, खतरनाक। लेकिन बताना मेरा दायित्व है कि बेटा जो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला होता है। शायद आपके लिए नया होगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा ये भी फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। शायद डायरेक्ट रिजल्ट आपको गिवन हो कि इनका जो प्रोडक्ट है ये इतना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा हो। क्लियर है? अच्छा, यहां पर जाएगा आपका 16 की पावर 7
और यहां पर चला जाएगा xi मतलब 17 की पावर 3। क्लियर है? तो ये जितने भी x1 xi की पावर fi थे सबके सब लिख गए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में 13 की पावर 2 फर्स्ट इनटू करना पड़ेगा 14 की पावर 5 इनटू करना पड़ेगा 15 की पावर 13 इनटू करना पड़ेगा 16 की पावर 7 इनटू करना पड़ेगा 17 की पावर 3। इसकी पावर में आएगा 1 अपॉन ये जितने भी एफ आई हैं इनका सबका सम। ओके, जितने भी एफ आई हैं सम करके देखते हैं। 2 + 5 + 13 + 7 + 3 20 30 आई थिंक 30 आ जाएगा। क्लियर है? ये 30। अब ये कैलकुलेशन तो आपके बस की बात है नहीं कि 15 की पावर 13 करो, है ना। तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डायरेक्ट मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं। इसको इवेलुएट करेंगे तो 15.10 आएगा और आप इवेलुएट भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए वो आपको कुछ वैल्यूज दे देते हैं डायरेक्ट कि इसका जो प्रोडक्ट है 4 5 6 7 ऐसा करके वो बता देंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं ग्रुप्ड में, तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन बताएं। मेरे लिए मेन बात यह है कि हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए ग्रुप्ड डेटा के लिए। ओके, जब ग्रुप डेटा होते हैं xi और fi गिवन होता है तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। शायद आपको नहीं आता होगा तो अभी आप लोगों ने देख लिया है, कहीं भी लिखा हुआ देखोगे तो आपको पता होगा हाँ ज्योमेट्री, ये तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। वो भी किसके लिए बेटा? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए, वो भी ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, अच्छा बेटा यहां कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो जो इंटरवल है उसको xi में चेंज कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्क्रीट में चेंज कर लेते हैं। इंटरवल से xi मिला, fi पहले से गिवन था, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग फटाफट रेस्पॉन्स करें यस सर क्लियर। ओके, दो यहां पर क्लियर का मतलब बस आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये कैलकुलेशन वहां पर करनी पड़े, वो कैलकुलेशन डायरेक्ट आपको दे देते हैं। क्लियर है? फटाफट रेस्पॉन्स करें यस सर क्लियर। ओके, दीपक, रंजीत, आदित्य, रिमझिम, अनूप, दीपक, ओके, आदर्श, आयुष, विकास, आदर्श, अभिषेक, शाह की भूमिका, ओके, सदानंद, अभय प्रताप, स्नेहा, बहुत सारे बच्चे यस सर। ओके सर हिंदी में बताएं। बेटा इसमें हिंदी क्या बताना है? कैलकुलेशन में क्या हिंदी बताएं बच्चों? शुद्ध भाषा मातृभाषा में देखें 13 की पावर, पावर का मतलब घात, 13 की घात 2 मतलब x1 की घात f1 कर देते हैं। ऐसा क्या बताया बेटा? ये तो कैलकुलेशन है। ओके, ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ये छोटी सी कैलकुलेशन, इसमें कोई हिंदी नहीं है बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप डेटा का तो पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ग्रुप डेटा को हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसकी हिंदी हम लोगों ने बोली नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं, ये भी वर्ड यूज कर चुके हैं। चलिए, तो आई थिंक ज्योमेट्रिक मीन सभी को क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन क्लियर किया था, अभी ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब हम लोग हार्मोनिक मीन को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिसको हिंदी में कहते हैं हरात्मक, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। क्लियर है? हार्मोनिक मीन को हम लोग कहते हैं हरात्मक माध्य। चलिए, तो सबसे पहले इसमें टाइप 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस की जगह हम लोग डेटा वर्ड यूज कर रहे थे। ओके, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में
हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, डैश डैश xn है। तो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है hm निकालने का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 1 अपॉन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस डैश 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 1 अपॉन जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका 1 अपॉन करते चले जाते हैं। ये अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे तो हार्मोनिक मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपके पास 4 है, एक 8 है, एक 16 है। ओके, इन नंबर्स का हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने डेटा हैं, कितने आंकड़े हैं, 3 आंकड़े हैं, अपॉन फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल। चलिए फटाफट ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू बताएं, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। स्पीड में, फटाफट स्पीड में आंसर करें बच्चों, फटाफट स्पीड में, फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। ओके, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है हार्मोनिक मीन का। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अनग्रुप डेटा का ही ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ये आसान होता है, इसका कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। ज्योमेट्रिक मीन भी अनग्रुप्ड का ही इजिली पूछा जाएगा, हार्मोनिक मीन भी अनग्रुप्ड का ही पूछा जाएगा, अरिथमेटिक मीन भी अनग्रुप्ड का ही पूछा जाता है क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस आसान होती, विद इन सेकेंड आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट देखें किसका फटाफट आंसर आया है स्पीड में। ओके, निखिल का 48/19, 48/7, 40 भूमिका, न्यू रिंगटोन, अभिषेक शाक्य, यादव, सनी, आदित्य, शिवमप्रीत, नीरज, प्रियम, प्रियांश। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 48/7। एक बच्चा आंसर कर रहा है आयुष गुप्ता 48/7, बाटे 7 है ना, 48/7, 48/7 ये आ गया आपका अनग्रुप्ड का। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अभी हम लोग ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का हार्मोनिक मीन देखेंगे। ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन वर्गीकृत आंकड़े होंगे, उनका हम लोग क्या निकालने वाले हैं हार्मोनिक मीन मींस हरात्मक माध्य निकालने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देते हैं। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल N अपॉन समीशन ऑफ Fi अपॉन Xi। क्लियर है? जिसमें कैपिटल N का मतलब है समीशन ऑफ ऑल Fi। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस फार्मूले को समझाने की कोशिश करेंगे। ये हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको Xi दे रखा है और Fi दे रखा है। Xi की वैल्यू 130, Fi उसके लिए 3 है। 135 4 दे रखा है, 140 8 दे रखा है, 145 9 दे रखा है, 150 2 दे रखा है। देखिए ये ग्रुप वाला रेयर, बहुत रेयर है पूछा जाए, अनग्रुप्ड के ही क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत गंदी होती हैं। आपको क्या करना है, Fi को Xi से डिवाइड करना है, Fi अपॉन Xi। डिवाइड करते हैं, 3 अपॉन 130 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आएगा 0. या आप कैलकुलेट कर सकते हो बट ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन है,
3/130, 4/135, 8/140, 9/145, 2/150। हमें क्या करना है, fi को xi से डिवाइड कर देना है। fi को xi से डिवाइड करके इनका सभी का सम निकाल लेना है। मतलब ये जो वैल्यू आई है प्लस ये वैल्यू प्लस ये प्लस 9/144 प्लस 2/150 सभी का एडिशन करके यहां पर लिख लेना है, क्योंकि हमें fi/xi ये जो आए हैं इनका सबका सम चाहिए, समीशन चाहिए। n का मतलब है समीशन ऑफ ऑल fi, 3 + 4 + 8 + 9 + 2। ओके, इनका सबका सम चाहिए। तो ये जितना भी fi है इनका सम तो 26 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, 3 + 4 + 8 + 9 + 2 26 आ जाएगा। fi/xi का जो सम होगा, fi/xi का ये कैलकुलेट करके देखना 0.1648 आ जाएगा। ये आ जाएगा। बहुत गंदी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बस इस फॉर्मूले के लिए हमने आपको बताया कि हाँ हार्मोनिक मीन ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का कैसे निकालते हैं, क्योंकि मन में ये एक क्वेश्चन उठता है कि जब अनग्रुप्ड वालों का हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं तो ग्रुप्ड वालों का कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बस ये फॉर्मूला होता है। अभी इस फॉर्मूले में हम लोग आंसर पुट कर देते हैं वैल्यूज। हार्मोनिक मीन कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 26 हो गई, अपॉन में समीशन ऑफ fi/xi जितने भी ये हैं इनका सबका सम 0.1648 हो गया। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 157.77। ओके, ये निकल के आएगा। थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, बट आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए हार्मोनिक मीन को कैसे निकालते हैं। फटाफट इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद रेस्पॉन्स कर दें यस सर नोटेड का, यस सर नोटेड, ऐसा रेस्पॉन्स कर दें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। 150 ऑलमोस्ट। ओके आदित्य, वेरी गुड बेटा। ऑलमोस्ट का मतलब 157 जा रहा है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नोटेड का रेस्पॉन्स कर दें यस सर नोटेड। ओके ओके ओके, नोटेड का रेस्पॉन्स कर दें। अभी आप लोग ये भी रेस्पॉन्स करें कि आगे और क्लास अभी इसमें करना चाहते हैं, आधे घंटे और पढ़ा सकते हैं। ओके, आप लोग पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ा सकता हूं। देखते हैं कितने आंसर्स आते हैं, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं अभी आगे, या फिर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद पढ़ना चाहते हैं, है ना, कुछ गैप लेके पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, रेस्पॉन्स चाहिए, कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसके आगे, अभी कॉन्टिन्यूअस क्लास अभी और आगे करना चाहते हैं। यस सर कंटिन्यू, यस सर, नहीं सर, नहीं सर, यस सर, यस सर कंटिन्यू, नो नो, यस, यस सर पढ़ाते रहिए, यस सर कंटिन्यू, नो नो सर, डाटा खत्म हो गया सर, सर 9 बजे, ओके नो, यस सर। बहुत सारे बच्चे हैं जो नो भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यस भी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, क्या रखेंगे, कंटिन्यू, लेकिन मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, है ना, ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखेंगे। तो वो ब्रेक से पहले आधे घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, फिर आज ही के दिन बस छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको आधे घंटे पहले जो भी आप ग्रुप पे एक बार चेक करते रहिएगा, जैसे मान लीजिए हमने 7 बजे या 8 बजे क्लास स्टार्ट करनी है, तो आधे घंटे पहले ही हम आपको ग्रुप में डाल देंगे कि बेटा हाँ, या 1 घंटे पहले भी डाल सकते हैं कि इतने बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी स्टैटिस्टिक्स की, तो सभी लोग आ जाएं, जिससे कि लाइव चैट भी होती रहेगी, हम आपसे बात भी करते रहेंगे, थोड़ा और अट्रैक्टिव क्लास बनाएंगे। ओके, और आपसे बातें करेंगे, क्लियर है। और हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसका कॉन्सेप्ट खत्म करके इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए होगा कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी क्या है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पहले आ जाना चाहिए, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, चलिए ओके।